मैं इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार की श्रृंखला का आयोजन जो भारत में पिछले वर्ष न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई, उसके 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा एक 8 दिवसीय एक वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिस कड़ी में आज ये 5वें दिन हम लोग इस टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज के जो हमारे व्याख्यान का जो विषय है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेज, आर्ट्स एंड कल्चर। जैसा कि और आज के जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, मैं आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये मुझे मौका मिला कि मैं आपके अनुभवों का, आपके विस्तृत ज्ञान का लाभ उठा सकूं। और तो मुझे जब इस तरीके का टॉपिक हमारे संज्ञान में आया और हमको ये मौका दिया गया, तो मैंने कहा कि आपसे अच्छा कोई वक्ता नहीं हो सकता है जो कि इस विस्तृत क्षेत्र पर, ज्ञान के विस्तृत क्षेत्र पर जो विस्तार से चर्चा कर सके, विस्तार से अपने अनुभवों को बांटा है। आपने 7 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें विज्ञापन, ब्रांड और कहते हैं जनसंचार, समाज साहित्य, मीडिया का बाजारीकरण आदि शीर्षक की पुस्तकें आपने लिखी हैं। जहाँ तक आपके अनुभवों की बात है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के साथ साथ आपने ओमान में भी आपने पढ़ाया हुआ है। ओमान यूनिवर्सिटी में भी लगभग 4 साल आपने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा विदेश में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, गूगल हवाई यूनिवर्सिटी, अमेरिकन बीजिंग यूनिवर्सिटी के अलावा ओमान, बहरीन, थाईलैंड आदि देशों में भी आपको शिक्षण का अनुभव है। और इससे भी जो मुख्य बात जो जुड़ी हुई है कि आप हिंदी के अलावा आपका जो दखल है वो मीडिया के विषयों पर, सोशल मीडिया के विषयों पर, विज्ञापन पर भी रहा है। और जो हमारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज रहते हैं, जिन पर कि टीवी पे लगातार बहस चलती रहती है, ठीक है, उस पर आपने बढ़ चढ़ के टीवी के जो विभिन्न चैनल्स हैं उनमें आपने एक एक्सपर्ट के रूप में अपनी समय समय पर आपको बुलाया जाता रहा है और वहाँ पर अपनी राय भी दी है, क्योंकि आपने अपना समय निकाला और इस वेबिनार से जुड़ने का आप लोगों ने प्रयास किया है। और मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले 1 घंटे में संजय सर के विस्तृत ज्ञान से आप सभी लाभान्वित होंगे, क्योंकि सर को एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं तो व्यक्तिगत रूप से सर को जानता हूं कि मीडिया, हिंदी और जो भी हमारे कल्चर कैरिकुलम से है वो बहुत विस्तृत रूप से सर जुड़े हुए हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सर ने बहुत काम किया है। अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट, सर का बाहर एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में और मीडिया के क्षेत्र में भी सर का बहुत काम है। तो एक बार संजय सर, मैं आपका दोबारा से विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। और जानवी जी, आप सर का वेलकम करते हुए सर को ज्वाइन कराइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने जिस तरह से हमारे मुख्य वक्ता जी का परिचय दिया है, उनका बहुत ही समृद्ध शैक्षिक उपलब्धि है और उससे निसंदेह हमारी छात्राओं को बहुत ज्यादा, छात्र छात्राएं जो भी जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज्यादा विषय भी चूंकि सरकारी है, तो हमको लगता है कि आज हम लोग को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे मुख्य वक्ता जी का अब हम स्वागत करते हैं और हम आग्रह करते हैं कि वो हमें अपने ज्ञान से अभी संचित करें। सर डॉक्टर संजय बघेल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिष्ठा जी। सर्वप्रथम मैं वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय जौनपुर की माननीय कुलपति महोदया निर्मला एस मौर्य जी का और साथ ही रहे प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया। जो आप लोगों ने विषय चुना है बहुत ही रोचक है और समय के मांग के अनुरूप है। और मुझे लगता है कि आज जब पूरी दुनिया में इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक फूड, एंशिएंट इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सब की बात हो रही है, पुराने की तरफ लौटने की बात हो रही है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, ऐसे में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें लैंग्वेज, आर्ट, कल्चर को समझने के बारे में जो आप लोगों ने विषय रखा है बहुत ही अच्छा है।
क्योंकि इसके माध्यम से न सिर्फ हम अपने पुराने सिस्टम को समझ पाएंगे, हमारे ज्ञान की पराकाष्ठा को समझ पाएंगे, बल्कि वो इसके माध्यम से हम उन गौरव गाथाओं को समझ पाए थे जिसके बारे में राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त कहा करते थे कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ सब मिलकर समस्या विचारें सभी। तो ये जो समस्या एक तरह से पैदा हुई विकास की अंधी दौड़ के बाद, तो उसको समझने की जरूरत है भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से। और साथ में मैं बताना चाहूंगा कि हमारा देश कितना समृद्ध था, सभी मामलों में कितना समृद्ध था। जैसे कि अपनी भूमिका में प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने बता चुके हैं कि हम क्या चीजें थे और अभी हम कहाँ पे हैं और कैसे इस चीज को और बढ़ाया जा सकता हमारी। तो हम अपनी पूरी इस बात को एक कहानी के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूंगा जो हमारे देश के गणितज्ञ से जुड़ी हुई है। हुआ यूं कि एक बार 1 से 9 अंकों को लेकर के, जिसको बोलते हैं कि मैं बड़ा या तू बड़ा, लेकर के कहा सुनी हो गई। अब कहा सुनी अंकों में इतनी ज्यादा हो गई कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। अब जब हाथापाई की नौबत आई तो 1 से 9 के बीच में सबसे बड़ा 9 था। 9 ने क्या किया, 8 को चांटा मार दिया, थप्पड़ मार दिया। लेकिन 8 की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो छोटा था कि 9 को मारे। तो उसने क्या, बदले की भावना में 8 ने 7 को मारा और 7 ने 6 को मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, और फिर जब 4 ने 3 को मारा, फिर 2 ने 1 को मारा। तो ये पूरा एक क्रम चला गया कि बड़े और छोटे की लड़ाई में मैं बड़ा या तू बड़ा। तो एक पर एक थप्पड़ पड़ते रहे। बेचारे बारी एक की जब आई तो वो किसको मारे, उसके नीचे तो कोई था ही नहीं। तो वो बड़ा निरीह सा और शर्मसार सा खड़ा हुआ, ये सब देखता रहा, लेकिन उसके पास कोई विकल्प ना था। और इस पूरे घटनाक्रम को जीरो जो है, जो शून्य है, दूर खड़ा होकर के देख रहा था कि ये कैसा बेचारे के साथ अन्याय हुआ कि सब ने सबको पीटा, लेकिन ये किसी को नहीं पीट पा रहा है क्योंकि वो उससे बड़ा है। तो जब ये बात हुई तो जीरो जो है, जो शून्य है, संकोच करते हुए एक के पास गया, भाई मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ लेकिन तुम निराश मत हो। मुझे लगता है जब एक और एक खड़े हो जाते हैं, वैसे कहने के लिए मेरी वैल्यू तो शून्य है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे। तो बोला कि अच्छा ऐसी बात है, तो बोला आजमा कर देख लो। उसने ऐसे किया, एक के सामने जीरो खड़ा हो गया, जब शून्य खड़ा हो गया तो 10 बन गया। अब जब ये 10 बन गया तो 10 के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं थी, तो उनके सामने एक से एक बढ़ करके जो सामने जीरो खड़े होने की जो ताकत थी कि आप अनंत बनते चले जाएंगे, जीरो की ताकत। तो ये जीरो की ताकत कहाँ से आई पूरी दुनिया में? ये जीरो की ताकत पूरी दुनिया में पहुंची हमारे यहाँ के गणितज्ञ आर्यभट्ट के माध्यम से, जो 1 से लेकर 9 की इकाई तक को अनंत तक पहुंचा सकते थे, और इसके माध्यम से एक दरवाजा खोल दिया, एक द्वार खोल दिया, जिसको हम आज अंक गणित के माध्यम से जानते हैं। और वो एक जो अदनी सी इकाई थी वो कितनी बड़ी इकाई बन जाती है, असंख्य इकाई बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं कि भारतीय परंपरा जो है जीरो से शुरू होती है लेकिन अनंत तक जाती है, जिसका कोई असीमित आकार नहीं है, प्रकार नहीं है। इसको हम इसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जीरो खड़ा होता है एक के सामने, तो हमारी परंपरा में किसी को गिराने का नहीं है, संस्कृति नहीं है, किसी को नीचा करने की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति समन्वय की संस्कृति है, हमारी संस्कृति साथ देने की संस्कृति है, जो आज हम भूल चुके हैं। हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। इसको भी हम आज के इस व्याख्यान में समझने की कोशिश करेंगे। यदि आप जैसे कि अजय भाई बता रहे थे, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि अखंड भारत का विराट नेतृत्व वही कर सकता है जिसमें समन्वय की भावना हो, जिसमें लोक मंगल और लोक कल्याण करने की इच्छा हो। यह बात द्वापर में भी लागू होती है, कृष्ण के समय, और त्रेता में राम के समय तो लागू होती ही है। तो यदि समन्वय की भावना यदि हम देखें तो पूरी हमारी संस्कृति, सभ्यता, कला, भाषा सब में जुड़ी हुई है।
कि भारत एक ऐसा अनोखा देश है जहां इतनी सारी परंपराएं, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारे धर्म, इतनी सारी विविधताओं के बाद जो हम एकता अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, जिसको अल्लामा इकबाल भी कहते थे कुछ हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी, उसके पीछे का जो मुख्य सूत्र था ये समन्वय की भावना ही थी, समरसता की भावना थी, एक के साथ दूसरे की खड़े होने की जो भावना थी, और इसके पीछे एक के साथ दूसरे खड़े होने के पीछे जो तर्क था, जो विज्ञान था, जो टेक्नोलॉजी थी, ये भी थी, जिसके माध्यम से हम जो है कभी कहीं एक तरह से पूरे विश्व में राज्य करते थे और कहते थे कि भारत एक ऐसा देश है जिसका सूरज कभी नहीं डूबता है। लेकिन हमसे गलती कहाँ हुई? इस गलती को समझने के लिए हमें दो मॉडल को समझने की जरूरत है। एक है विकास का यूरोपीय मॉडल और दूसरा है भारतीय मॉडल। यूरोप का पूरा थॉट प्रोसेस को हम देखें, अजय भाई बताएंगे, साइकोलॉजी के व्यक्ति हैं। यूरोप का पूरा थॉट प्रोसेस कहता है प्रकृति भोग के लिए बनी, इसका मैं उपभोग करने के लिए पैदा हुआ, इसके साथ तुम भी मेरा उपभोग करो। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की पूरी थ्योरी चलती है यहाँ पर। कहा जाता है जो कमाएगा वही खाएगा, उसी को अधिकार है। लेकिन इसके उलट भारत की पूरा थॉट प्रोसेस जो है, हमारे देश का पूरा जो ज्ञान है, जो परंपरा है, इसके एकदम उलट है। वो कहते हैं कि प्रकृति का शोषण नहीं करना है, उसका दोहन करना है। दोहन किस तरह करना है? त्यागपूर्ण ढंग से, संयमित ढंग से। ये कहाँ लिखा गया है? उपनिषदों में लिखा गया है। जब हम शोषण की बात करते हैं तो चूसने की एक कहीं ना कहीं आकांक्षा और उत्कंठा उत्पन्न होती है, भाव छिपा होता है। जब हम प्रकृति के दोहन की बात करते हैं तो दोहन का मतलब है अपने हिस्से का अधिकार ले लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, जब हम गाय का दूध दूहते हैं तो दूध दूहने के बाद हम थोड़ा सा हिस्सा गाय के बछड़े के लिए छोड़ देते हैं और ये मानते हैं यदि हम पूरा हिस्सा ले लेंगे तो वो भूखा रह जाएगा। तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा हम गाय के बछड़े के लिए छोड़ते हैं, ये समर्पण और त्याग की ये जो परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति और उपनिषदों में थी। इसके बदले हम क्या करते हैं? आज भी जब हम बहुत सारे घरों में देखते हैं कि जब हम घर में रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी का जो रोटी होती है वो हम गौ माता के लिए छोड़ देते हैं। गौ माता के लिए छोड़ देते हैं कि गौ माता हमें दूध देती है। तो एक तरह से परस्पर सामंजस्य और समन्वय एक दूसरे पर आधारित है। ये हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा कहती है। फिर ये भी था कि यदि एक कमाएगा तो सबको खिलाएगा, क्योंकि एक दूसरे का जीवन कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर है। वेस्टर्न थॉट में, पश्चिम की फिलॉसफी में, दर्शन में ये चीजें नहीं थी। हम अकेले कमाएंगे और अकेले खाएंगे, ये वाला था सिस्टम। तो इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम भारतीय परंपरा को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में क्या हुआ कि हम अपनी पुरानी पूरी संस्कृति को, जिसको हम वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जानते थे, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्रवित होती चली गई, छूटती चली गई और हम उसको भूलते चले गए। परिणाम यह हुआ कि पश्चिम के लोग जब हमें चिढ़ाते थे कि हम सांप सपेरों के देश हैं, गोबर को ढेर में रहने वाले देश थे, इस सुनकर के हमने बहुत सारे IITs बना लिए, IIM बना लिए, एम्स बनाए, बहुत अच्छा किया, विकास भी हुआ। लेकिन ये IIT, IIM, एम्स को शोषण के माध्यम से विकास नहीं करना था, दोहन करके इनका विकास करना था और इसके माध्यम से अपने पूरे देश की तरक्की करनी थी। गांधी जी भी कहा करते थे हमेशा कि सबकी जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन लालच की कोई दवा नहीं होती है। तो ये लालच का जो विकास की लालसा और लालच जो पैदा हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि हम एक तरफ ये कहने लगी दुनिया चांद पर पहुंच गई, हम लोग आज भी गोबर गणेश बने हुए बैठे हैं, आज भी हम गाय माता की पूजा करते हैं, गाय के गोबर से खेती करते हैं, तमाम इस तरह की बातें होने लगी।
और परिणाम क्या हुआ कि हम मैकेनिकल फार्मिंग, केमिकल फार्मिंग, पता नहीं कितनी तरह की फार्मिंग एकदम से करने लगे। और आज 50, 60, 70 वर्ष बाद हम फिर से वहीं लौट कर आते हैं कि हमें कौन सा बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह वापस जाना है, पर्यावरण को बचाना है और अपने जीवन को बचाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, तो ये शोषण वाली फिलॉसफी नहीं थी, ये थी दोहन वाली फिलॉसफी। विकास और व्यक्तित्व का विकास, व्यक्ति का विकास दोनों साथ साथ होना चाहिए, बल्कि प्रकृति को दबा करके व्यक्ति का विकास नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ, 50 वर्ष या 70 वर्ष बाद, 60, 80 वर्ष बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, भारत की आयुर्वेदा को हम बोलते थे कि फूल पत्ती या घास फूस खाने से किसी का जो है इलाज संभव है, मजाक उड़ाते थे लोग, हम भी नहीं मानते थे, हम भी पैरासीटामोल, क्रोसिन, डिस्प्रिन, पता नहीं कितनी तरह की दवाइयां खाने लगे। और आज फिर 70 वर्ष बाद हम लोग हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेदा मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, यूनानी मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं। इन चीजों को हमें समझना है। फिर इसके आगे चले, यदि हम 30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व के इतिहास को संभालें, तो सतयुग से लेकर त्रेता द्वापर तक जो है, हमें कहा जाता था पेड़ की पूजा करो, पहाड़ों की पूजा करो, नदियों की रक्षा करो, पशु पक्षियों की रक्षा करो, उनको मारो नहीं। आप देखिए पूरे त्रेता युग में भगवान राम जब वनवास में जाते हैं सीता को खोजने के लिए, तो उनके साथ कौन कौन चलता है? पक्षी जाते हैं, भालू जाते हैं, वानर जाते हैं, गिलहरी जाते हैं, पेड़ जाते हैं, न जाने कितने ऐसे असंख्य लोक जीवन के सभी चराचर जाते हैं। इवन समुद्र को और नदियों को बोलते हैं कि मैं ऐसे पांव नहीं रख सकता, मेरे पांव पड़ने से आप गंदे हो जाओगे, तो वो केवट नाव लाते हैं। समुद्र को बोलते हैं माँ मुझे रास्ता दे दो, मुझे पार करना, अपनी पत्नी को लाना है, हाथ जोड़कर विनती करते, सम्मानपूर्वक समर्पण की भावना में आते हैं। कोरोना ने आजकल हम सबको समर्पण, दूर से हाथ जोड़ना सिखा दिया है। तो ये सब चीजें जो है ऐसे समझ में नहीं आ रही थी। अब ये चीजें जब हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा थी, चीजें नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन आप देखिए, मुझे याद है रियो डी जेनेरो में जब एक तरह से ये वर्ल्ड का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तब कहा गया था पर्यावरण को बचाना है, ओजोन लेयर बहुत ज्यादा हो गई है जिसका दुष्प्रभाव मानवीय शरीर पर पड़ रहा है, गर्मी बढ़ रही, समुद्र पिघल रहे हैं। फिर आप देख लीजिए कोपेनहेगन में यही बात उठती है। फिर 2016 में ग्रेटा थंबरबर्ट, यू हैव किल्ड माय लाइफ, जब वो बोलती है कि आप लोगों ने मेरा भविष्य बर्बाद किया, हाउ यू डेयर यू, जो ट्रंप के सामने जाकर एक लड़की खड़ी हो जाती है स्वीडन की, कहाँ की, और कह देती हाउ यू डेयर यू टू किल माय एनवायरनमेंट, हाउ वी हैव टू सर्वाइव। तब वो चैलेंज कर देती है दुनिया के बड़े नेताओं को। किस लिए चैलेंज कर देती है? इसी पर्यावरण को बचाने के लिए चैलेंज करती है। और जब हम ये 30,000 वर्ष 35,000 वर्ष से पशु पक्षियों का सहारा लेकर के भगवान राम से हम बोलते हैं, भालू, बानर, गिलहरी, सब पेड़ पौधे उनके मित्र थे, तब ये चीजें नहीं समझ में आ रही थी। तो आज हम बड़े बड़े सम्मेलनों में इसी ज्ञान की हम वकालत कर रहे हैं, लेकिन उस भारतीय ज्ञान परंपरा को कहीं ना कहीं हम खोते चले गए, जिसको आज से पुनर्व्याख्या करने की जरूरत है, फिर से समझने की जरूरत है। इतिहास यदि हम देखें तो इतिहास गवाह रहा है कि दुनिया में यदि ज्ञान कहीं पहुंचा है, नॉलेज कहीं पहुंचा है, तो भारत से ही पहुंचा है। और भारत से कहाँ कैसे पहुंचा है? कि अरब के रास्ते से गया। अजय जी ने बताया, प्रोफेसर अजय ने, कि मैं मिडल ईस्ट में रहा। मैं जब वहाँ था तो मैं कई बार वहाँ का पुराने लोगों से मिलता था। वो कहते थे कि यहाँ के जो मसाले, यदि भारत के कालीकट और विशाखापट्टनम बंदरगाह से मसाले, चावल, दाल, आलू नहीं पहुँचता, तो शायद हम यहाँ मिडल ईस्ट जो पहाड़ी देश है, जहाँ 50 और 55 डिग्री जगह धूप होती है, वहाँ मर गए होते। तो हमारा खाना पूरा कालीकट और विशाखापट्टनम के बंदरगाह से जाता था। उसके बदले हमें सर्फियाँ मिलती थी, उसके बदले हमें गोल्ड मिलता था। लेकिन ये जो भारत का ज्ञान अरब के रास्ते यूरोप तक पहुंचा, तभी यूरोप समृद्ध हुआ। अब कैसे पहुंचा? आप देखते होंगे, आप इतिहास पढ़े होंगे कि दारा शिकोह ने जब उपनिषदों का अनुवाद कराया अरबी में, तो ये बात कहाँ पता चली? जर्मनी, क्योंकि उसके आगे आप
टर्की के आगे चले जाइए, एशिया और यूरोप जहाँ मिलता है, उसके बाद यूरोप लग जाता है, वहां तक तो पूरा मिडल ईस्ट है, पहाड़ी देश है और अरबी देश है। तो जब वहां पहुंचते हैं तो जर्मनी में वहां पे इमर्सन और शोपेनहावर जैसे लोगों को दारा शिकोव द्वारा अनुवादित किताबों और भारतीय ज्ञान के बारे में पता चलता है और उसको वो पढ़ते हैं। तो वो जब उसको पढ़ते हैं शोपेनहावर और अमेरिका में इमर्सन जैसे लोग, तब उनको भारतीय ज्ञान की परंपरा के बारे में पता चलता है और वो तब जाके यूरोप में पुनर्जागरण आता है। इसके पहले उनको ये पता ही नहीं था कि पुनर्जागरण और पाइथागोरस क्या था, मैथमेटिक्स वगैरह का पता ही नहीं था। पाइथागोरस आज यूरोप वेस्टर्न वर्ल्ड वाले कहे कि हमारा है, हमारे यहाँ बोधायन पहले खोज चुके थे। भारत का जो अंक है, जो हिंदी से गया है, संस्कृत से गया है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है न्यूमेरोलॉजी में, आप देख लीजिए, वो अरबी के माध्यम से पहुंचा, पूरी दुनिया में पहुंचा, जो उसको आज स्वीकार कर लिया गया सार्वजनिक रूप से। इसी तरह आप देखिए अरब वर्ल्ड में पैगंबर मोहम्मद भी कहा करते थे कि हम जब चिंतन करते हैं, जब समझने की कोशिश करते हैं, कहीं से जब मुझे ज्ञान प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में भारत से ज्ञान के झोंके आ रहे हैं। ये पैगंबर मोहम्मद कहा करते थे, मैं हिंद का नहीं हूं लेकिन हिंद मुझ में है। एक तरह से पैगंबर मोहम्मद का ज्ञान का स्रोता भी यदि हम देखें तो हमारे इंडिजिनस ज्ञान के माध्यम से पहुंचा, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से पहुंचा। और मार्शल आर्ट जिसको सन्यासी साल्वी ने पैदा किया, ये पूरे कोरियन वर्ल्ड में पहुंचा, निग्रोइड वर्ल्ड में पहुंचा, जिसको चीन, कोरिया, जापान आज हम कहते हैं। तो ये सब चीजें हमारी परंपरा में कब से बिखरी पड़ी हैं, जिसको हम भूल चुके हैं, और इसके गौरव के इतिहास को समेटने का भी समय नहीं मिला विकास के अंधी दौर में कि हम एक बार से पुनः इसको समझने की कोशिश करें। जब ऐसा हमारा स्वर्णिम अतीत था, तो आज वर्तमान में हम क्यों पिछड़ते जा रहे हैं, और फिर से हम क्या उस गौरवशाली अतीत को अनुसरण करके, उन वैज्ञानिक पद्धतियों का अनुसरण करके, क्या हम फिर से एक तरह से अखंड भारत ही नहीं, पूरे दुनिया में एक तरह से नेतृत्व करने वाले भारत को खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फिर से हमें उसी भारतीय ज्ञान परंपरा के उस स्रोत जिसके माध्यम से खड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, उदाहरण के लिए हम भाषा पे उल्लेख, भाषा की बात करें, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के जो 3 एस्पेक्ट आयाम आपने बताए हैं, उसमें भाषा, कला और संस्कृत। हमारे यहाँ भाषा के बारे में कहा जाता है, कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। ऐसे विविधता वाले देश जहां हर एक कोस में पानी का टेस्ट बदल जाता है, जहां 4 कोस में वाणी बदल जाती, जहां एक अकेला दुनिया में ऐसा राष्ट्र है जहां 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। आपने आज तक नहीं सुना होगा, देश एक, धर्म एक, झंडा एक, लेकिन राष्ट्रभाषा 22। ऐसा क्यों? ये कहीं ना कहीं ये विशाल देश का ज्योग्राफिकली सिर्फ नहीं, आप मानसिक रूप से विशाल व्यक्तित्व और सोच को समाहित करने वाले देश का प्रतीक है कि हम 22 भाषाओं को राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। अब इसके माध्यम से यदि हम भाषा के माध्यम से नई शिक्षा नीति को समझने की कोशिश करें, तो आप देखें दुनिया में जितने भी बड़े फिलासफर रहे हों, वैज्ञानिक रहे हों, गणितज्ञ रहे हों, टेक्नोक्रेट्स रहे हों, सब लोगों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी जिनकी मातृभाषा में हुई है, वही सबसे आगे गए हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं, महात्मा गांधी दुनिया के इतने बड़े लीडर हैं जिनको मार्टिन लूथर किंग जैसा अपना गुरु मानता है, नेल्सन मंडेला जिनको अपना गुरु मानते हैं, वो भी जब एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखते हैं, सत्य के साथ प्रयोग लिखते हैं, तो वो तो बैरिस्टर थे भाई, वो तो अंग्रेजी में पढ़े लिखे थे, हिंदी भी जानते थे अच्छी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखते हैं
तो उनको गुजराती का सहारा लेना पड़ता है, अपनी मातृभाषा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि जानते हैं कि यदि हम अपनी भाषा में ये चीजें नहीं लिखेंगे तो वो बात कभी आ ही नहीं सकती जिसको मैं कहना चाहता हूं। दूसरा उदाहरण, अमिताभ बच्चन जी का सब लोगों ने नाम सुना है, बहुत लोगों ने उनके पिताजी का भी नाम सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन जी का, जिनको बाबूजी कहते थे। उनकी पढ़ाई तो पूरी अंग्रेजी मीडियम में हुई। उन्होंने पीएचडी भी WB ईट्स में किया, इंग्लिश लिटरेचर में, कैम्ब्रिज से। लेकिन कैम्ब्रिज का इंग्लिश लिटरेचर का पीएचडी व्यक्ति जब लिखने पे आता है, अपनी बात कहने पे आता है, अपने दर्शन को समझाने की बात करता है, तो वो इस पे करता है, अपनी मातृभाषा हिंदी में करता है, अंग्रेजी में नहीं करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि दिल की जो आहट है, दिल की जो भावना है, अपनी भाषा में निकल पाएगी। जो एक्सपेरिमेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वो अपनी भाषा में कर सकते हैं। इसी तरह अज्ञेय को देख लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर के व्यक्ति थे, हिंदी में लिखते हैं क्योंकि मातृभाषा में व्यक्त करते हैं। चलिए वो छोड़ दीजिए, अंग्रेजी किताब पढ़ने वाले लोग, अंग्रेजी किताब पढ़ने वाले अल्केमिस्ट पढ़े होंगे, पालो पोलो। स्पेनिश राइटर भी जब अपनी बात लिखता है, एक मिनट, तो पालो पोलो भी जब अपना नोवेल लिखते हैं तो अंग्रेजी में नहीं लिखते, वो स्पेनिश में लिखते हैं। इसी तरह आप कहते हैं कि भैया हिंदी में या मातृभाषा में ज्ञान की कमी है। ज्ञान की कमी क्यों है? क्योंकि आपने न लिखा न लिखवाया। आप तो एकदम से पश्चिम के पिछलग्गू बन गए। जितने प्राइवेट स्कूल थे उनका नाम रख के पब्लिक स्कूल जनता को मूर्ख बनाया जाता रहा और अंग्रेजी पढ़ाई जाती रही। हमने कभी भी उन पब्लिक स्कूलों में पब्लिक की भाषा की जुबान में ज्ञान देने की कोशिश नहीं की, तो हम पिछलग्गू तो बन गए। हम बड़े बड़े नंबर 99%, 100% ला लिए, लेकिन कंपटीशन में IIT में जब हम जाते हैं तो पास कौन होता है? आप एक बार एवरेज निकाल लीजिएगा। उसमें परीक्षा में पास करने वाला जो होता है वह हिंदी मीडियम का होता है, तमिल मीडियम का होता है, तेलुगु मीडियम का होता है। ये DPS और बड़े बड़े कैम्ब्रिज फैम्ब्रिज जितने स्कूल बने हैं, इनके बच्चे का परसेंट देख लीजिए, वो नहीं होंगे। इसी तरह आप देख लीजिए, सुंदर पिचाई से सत्या नंडेला तक, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। मैं तो बोलता हूँ ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंडियन टैलेंट है जो भारतीय भाषाओं में पढ़ करके यहाँ गया है, सीख करके गया है और दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर रहा है। किस भाषा में सीखा? अभी आप इसके पीछे देखिए, सुंदर पिचाई कौन सी स्कूल में पढ़े, सत्या नंडेला कौन सी स्कूल में पढ़े, यानी चंद्रशेखरन जो TCS के CEO हैं, हेड हैं, अभी कर रहे हैं पूरे टाटा ग्रुप को, वो तमिल माध्यम में पढ़े। तीनों भाई तमिल माध्यम के एक स्कूल में पढ़े और आज देखिए 3 बड़ी बड़ी कंपनियां देश के वो गवर्न कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे APJ अब्दुल कलाम साहब, मिसाइल मैन, जिन्होंने पूरा हमें जीत का जज्बा सिखाया, हमारा सर नतमस्तक ऊंचा किया, वो भी तमिल माध्यम में पढ़े। इन्होंने अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं की, क्योंकि ज्ञान का स्रोता, मैंने पहले ही कहा, जो चीज अपनी मातृभाषा में व्यक्त करते हैं, माता की भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, वो आयातित भाषा, एक तरह से जो एक्वायर्ड लैंग्वेज, उसमें कभी व्यक्त हो ही नहीं सकता है। मंजुल भार्गव, दुनिया का जो सबसे यंगेस्ट मैथमेटिक्स का अवार्ड मिला नोबेल को, नोबेल का जो यंगेस्ट मैथमेटिशियन का अवार्ड मिला भारत के मंजुल भार्गव को, अमेरिका ने पूछा कि आपको इतनी अच्छी मैथमेटिक्स, इतना अच्छा कैलकुलेशन कहाँ से आता है? मंजुल भार्गव, जिसको भारतीय ज्ञान आयोग का चेयरमैन भी बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, उन्होंने अमेरिका में नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करते हुए कहा कि मेरी गणित की समझ को विकसित करने के पीछे कोई एकमात्र कारण रहा है, तो मेरे दादाजी द्वारा पढ़ाया गया वो वैदिक मैथमेटिक्स का, जो वो संस्कृत के माध्यम से पढ़ाते थे। मंजुल भार्गव के दादाजी राजस्थान में एक विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थे और वहां से उन्होंने मैथमेटिक्स सीखी।
तो मंजू भार्गव जो संस्कृत वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ के दुनिया का अभी तक का यंगेस्ट अवार्ड ले लेते हैं, वो अपनी भाषा में लेते हैं, जिसको हम आज भूल चुके हैं। और नासा भी सिद्ध कर चुका है कि यह संस्कृत जो है मैथमेटिक्स के हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से दुनिया की सबसे उपयुक्त भाषा है। जैसी बोली जाती है वैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसा प्रोनाउंसिएशन है वैसा लिखा जाता है। इतनी साइंटिफिक भाषा दुनिया में अभी तक कोई है ही नहीं। तो ऐसी मतलब अंग्रेजी की अंधी दौड़ में हम जब पीछे चले जा रहे हैं, तो भारतीय शिक्षा नीति में यही तो कहा गया है। हम जब पढ़े थे, हम जब स्कूलिंग की थी अपने गांव में, तो हम लोग 5वीं तक हिंदी में माध्यम से पढ़ते थे, 6वीं के में जाकर अंग्रेजी सीखते थे। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, इवन अमेरिका में मैंने पढ़ाया, ओमान में मैंने पढ़ाया, कई जगह मैं पढ़ाया, मैं देखता था कि उनकी अंग्रेजी का एक्सेंट बस अच्छा है, हमसे बेहतर है, लेकिन उनका जो डिब्बा गोल है, उनका नॉलेज सिस्टम इतना कमजोर है कि जब हम बोलने स्टार्ट करते हैं तो बैठ जाते हैं। अंग्रेजी का एक्सेंट निकाल लेने से क्या अंग्रेजी और ज्ञान आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आ जाएगी। तो यदि हम 6वीं में जा करके हिंदी के हो करके हिंदी माध्यम में पढ़ करके अंग्रेजी अमेरिका वालों को गूगल में जाके सिखा सकते हैं, तो हमारे में क्या कमी है? तो ये समझने की बात है कि विकास जो होता है, क्योंकि वो जो फेज होता है 6 से लेकर 12 वर्ष तक, जब तक हार्मोन डेवलप नहीं होता, पूरे साइंटिफिक ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर चुके हैं, वो जो डेवलपमेंट होता है एक चाइल्ड का, जितनी कला पे लीजिए, कला की हम बात करें, कला पे हम देखें तो हम कहीं से उदाहरण ना लें, हमारे आसपास बिखरे हुए मंदिर और मस्जिदों की नक्काशी जाकर देख लीजिए। आज हम सिविल इंजीनियर को देखते हैं घर बनाने के लिए, वो भी कोई भी घर, हम 3 BHK का घर दिल्ली जैसे शहर में देख लीजिए, सब जगह से टेढ़ा होगा। आप सीधा एक डंडा लगा लीजिए, फीता ना लीजिए, कहीं एक बराबर नहीं होगा। इतना बड़ा बड़ा इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़कर आते हैं लोग, नई टेक्नोलॉजी पढ़ के आते हैं। और आज के ज्ञान के बनिस्पत यदि हम पुराना 2 जगह घूम ले, कोणार्क का टेम्पल घूम ले और मदुरई का टेम्पल घूम ले, एक पत्थर में बने हुए एकदम से मीनार देख ले, ताजमहल देख ले, भारत की मंदिर और मस्जिद ही घूम आए, तो पता चलेगा कि हमारे वास्तुशिल्प, हमारा जो आर्किटेक्ट था कितना समृद्ध था। आप मदुरई टेम्पल यदि आप एक जगह खड़े होकर निहारना चालू कर देंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह आपका 500 मीटर जाकर देखेंगे तो एक जैसा पूरा डिजाइन दिखेगा। आप ताजमहल के बाहर खड़े होकर के देखिए तो आपको सीधे एकदम आपकी आंख के सामने मकबरा दिखाई देगा। आप कोणार्क मंदिर चले जाइए, सूर्य ऐसे लग रहा है कि आपके सामने एकदम से चरणों में स्पर्श कर रहा है। ये क्या टेक्नोलॉजी थी भाई? ये कौन सा ऑब्जर्वेशनल सर्वेक्षण था जिसको देख करके लोग एकदम से अंदाजा लगा, कहीं ना कहीं कोई टेक्नोलॉजी तो रही होगी, कोई तकनीक रही होगी, कोई सिविल इंजीनियरिंग रही होगी, कोई आर्किटेक्ट रहा होगा, जिसको आज हम भूल चुके हैं। और आज हम 3 BHK का घर बनाते, उसमें दीवार भी सीधी नहीं बना पाते। तो ये सब चीजें हमें देखने की जरूरत है। अब ये जो कला है, ये जो संस्कृति थी, ये धीरे धीरे हम भूलते चले जा रहे हैं। चाहे ताजमहल से होकर, चाहे कोणार्क, चाहे मदुरई टेम्पल, चाहे अजंता, चाहे एलोरा, चाहे एलिफेंटा, चाहे भीमबेटका, आप कहीं भी चले जाइए, एक कहीं ना कहीं उसके पीछे लॉजिक मिलेगा, एक तर्क मिलेगा। इवन ये तर्क जो है आपके पेंटिंग में दिखेगा। मिथिला का पेंटिंग देख लीजिए, जिस प्रकृति कर रहे थे, त्रेता से युग से लेकर द्वापर युग तक बात कर रहे थे, उसमें पशु पक्षी दिखाएंगे, फूल पत्तियां दिखाई देंगे, उसमें भी संरक्षण, प्रकृति के सहचर्य और समन्वय के साथ जीवन का विकास दिखाया गया है। मैं अभी एक और पेंटिंग देख रहा था, तंजौर की पेंटिंग, मैं उसमें देख रहा था गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित पूरी पेंटिंग बनाई गई है। ये जो संस्कृति हम सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे सम्मान को, हमारे समर्पण को, हमारे संस्कार को भी धूमिल कर रहे हैं।
इसको एक तरह से हमें बचाना है और फिर से वो गुरु शिष्य, क्योंकि जब तक उपनिषद का मतलब था समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने वाला शिष्य ही असली शिष्य होता है, क्योंकि जब तक समीप बैठ करके, क्योंकि आज का ज्ञान तो हम पीपीटी वाला ज्ञान है, सेमेस्टर वाइज ज्ञान है, उसमें क्या है कट पेस्ट मारा और सिखा दिया। इसमें गुरु जी को जहां 3 घंटे दे दिया जाएगा और बोला जाएगा बस इसको एकदम से आप जल्दी जल्दी बता दो, खत्म कर दो, तो वो तो फिर कॉपी पेस्ट वाला ही रहेगा जैसे कंप्यूटर में कर रहे हैं। तो वहां अनुभव तो आएगा नहीं, ऑब्जर्वेशन तो आएगा नहीं, तो फिर ज्ञान कैसा? जब तक अनुभव नहीं आएगा, ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं आएगा, तो भाई आप नई चीजें कैसे सीखेंगे? आप किसी चीज के बारे में प्रयोग कैसे करेंगे? ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम आगे विकास नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो न्यू शिक्षा नीति बनी है, तो इसमें हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब है विजन 2020, उनके जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा, उनका पूरा ध्यान रखा गया है। वो कहते थे कि भारत में सबसे ज्यादा आज यूथ है और 3 तरह के लेबर दुनिया में मिलते हैं। एक होते हैं स्किल्ड, दूसरे होते हैं अनस्किल्ड और तीसरे होते हैं सेमी स्किल्ड। तो ये जो अनस्किल्ड वर्कर हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, इनको हम थोड़ा थोड़ा स्किल दे दें, थोड़ी थोड़ी कला सिखा दें, थोड़ा थोड़ा हर एक चीज के बारे में ज्ञान सिखा दें, चाहे वो लाइट का हो, चाहे कारपेंटरी का हो, चाहे बिल्डिंग बनाने का, राजमिस्त्री का हो, कुछ भी इन सबको सिखा दे। कोरिया, चाइना जब पूरे बूढ़े हो रहे हैं, तो ये हमारा अनस्किल्ड लेबर दुनिया में पूरी जगह फैल जाएगा और इसके माध्यम से बाहर का पूंजी भारत कमा कर लेकर आएगा और भारत एक बार पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। उसका कारण यही था कि ये जो अनस्किल्ड वर्कर है इसको स्किल देना है, इसको सिर्फ सिद्धांत नहीं पढ़ाना है, इसको पीपीटी नहीं रटवानी है, इसको पश्चिम के ज्ञान का एकदम नकल नहीं मारना है, इसको जो थोड़े थोड़े ज्ञान थे जो हम सीखते थे गुरुकुल में बैठ करके उपनिषदों के माध्यम से, उसको सिखा दो, ये पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं फैल जाएगा। आप टर्की चले जाइए, टर्की का जो एक तरह से वहाँ का जो सबसे बड़ा ब्लू मास्क है इस्तांबुल में जो बना है, उसके सामने सोफिया का म्यूजियम है, आप वहाँ पे चले जाइए, वो तुगलक और कौन से मैं नाम भूल रहा हूँ, कौन से अतातुर्क नाम करके कौन सा पासा राजवंश था, वो बोला था कि यहाँ की नक्काशी कराने के लिए लिखा है वहाँ की भारत के मिस्त्रियों के द्वारा ये ब्लू मास्क और सोफिया म्यूजियम बनाया गया। तो हमारे राज मिस्त्रियों की पूंछ कहाँ तक थी, प्राचीन समय से लेकर के अभी तक आप देख लीजिए। तो ये जो फैल जाएंगे, आज भी वैसे कहने के लिए रेमिटेंस, विदेशों से जो पैसा किसी देश में सबसे ज्यादा आता है वो भारतीय ही लाते हैं, क्योंकि आप दुबई चले जाइए, ओमान चले जाइए, बहरीन चले जाइए, कुवैत चले जाइए, कतर चले जाइए, लीबिया चले जाइए, कनाडा चले जाइए, साउथ अफ्रीका चले जाइए, कहीं न्यूजीलैंड चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, जितने भारतीय दिखेंगे इन पूरी दुनिया में उतने दूसरे लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान के लोग हैं, जो स्किल्ड हैं, वो तो पहुंच गए हैं वहां पर, उसके माध्यम से जो पैसा आ रहा है, इसलिए भारत बचा हुआ है। एक बार अनस्किल्ड जब एक तरह से स्किल सीख लेगा, ये जो जब फैल जाएगा, तो सोचिए भारत कैसे, जो आज चाइना कर रहा है कि सबसे सस्ता लेबर दे करके पूरे दुनिया में साम्राज्य की एक तरह से 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ द इकोनॉमी एक्चुअली दे आर रनिंग थ्रू देयर स्किल्ड वर्कर। Once we segregate all the industry together and the unskilled worker get the knowledge about the skill, ये जब फैल जाएगा तो हम पुनः से एक बार अपने खोए हुए गौरव को, इतिहास को पा जाएंगे। और ये छोटे छोटे आर्ट सिखाने से आएगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही तो छोटे छोटे आर्ट सिखाने की बात कही गई, तो इसको हमें समझने की जरूरत है। चलिए संस्कृत की बात करें, अपने भाषा समझ ली, कला समझ ली, संस्कृति समझ ली। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी जो संस्कृति थी सर्व समय वैसी संस्कृति थी,
हमारी संस्कृति प्रकृति को साथ लेकर चलने की संस्कृति है। हमारी संस्कृति शोषण की संस्कृति नहीं थी, दोहन की संस्कृति थी। हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मैं जब गांव में रहता था, जब 4वीं 5वीं था, अब तो गांव कम जा रहा, धीरे धीरे लोग गांव भी जाना छोड़ दिए हैं। तो कुछ भी हो त्योहार में माँ हमें गांव जरूर ले जाती थी, चाहे वो दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो। तो हम लोग गांव जाते थे और वहाँ का पूरा उत्सव पूरे परिवार के साथ, जो संयुक्त परिवार होता था, सब लोग मनाते थे। दिवाली के जब त्योहार मनाया जाता था, मुझे आज भी याद है, तो हमारे घर में जब दिया जलते थे, तेल के और घी के जब दिया जलते थे, तो बहुत सारे दिए माँ थाली में सजा लेती थी। तो सबसे पहले बड़ा अच्छा लगता था कि दिया रखना घर में। तो माँ कहती थी कि दिया मैं जला रही हूँ, लक्ष्मी जी का पूजा, गणेश जी का पूजा कर रही हूँ। तो जो पहली दिया जलती थी, तो सबसे पहले माँ बोलती थी ये पहली दिया जो है बाबा साहब को रख के आना, जो कुलगुरु होते थे, क्योंकि उनकी रक्षा के बिना हम लोग नहीं चल सकते। तो हम पहली दिया कहाँ रखते थे? कुलगुरु के पास रखते थे, जिनको हम बाबा साहब बोलते हैं अपने स्थानीय भाषा में। दूसरा दिया माँ बोलती थी कि तुलसी के पास रख के आना, तुलसी के पेड़ के पास रख के आना, क्योंकि उसकी लौ से तुलसी को एक एनर्जी मिलती है और वो उस एनर्जी के माध्यम से जो उसकी खुशबू पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक संचार करती है, मानसिक और शारीरिक रूप से वातावरण को शुद्ध कर देती है। तो दूसरा दिया तुलसी को रखना। तीसरा दिया बोलती थी कि डेहरी पे रखना। ये डेहरी क्या था? जो घर के सबसे बाहर वाला दरवाजा रख के आना कि तिथि त्योहार में कोई भूला भटका यदि हमारे गांव में आ रहा होगा तो भूखा ना जाए, कम से कम प्रसाद लेकर चला जाए। तो तीसरा दिया माँ कहाँ रखवाती थी? डेहरी पे रखवाती थी कि वो दीपक की लौ से वो जो एक भूला भटका आदमी हो कम से कम समझ सकता है कि यहाँ किसी का निवास है, यहाँ कोई रहता है जिससे मैं रास्ता पूछ लूंगा और कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो तीसरा दिया आगंतुक के स्वागत के लिए रखा जाता था, वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना। चौथा दिया हम लोग कहाँ रखते थे? मुझे याद है, तो हम लोग उपरौड़ी बोलते हैं हमारे बघेली लैंग्वेज में। तो जहाँ उपले रखे जाते थे, जहाँ सूखी लकड़ियां रखी जाती थी, हम लोग वहां रखने जाते थे, क्योंकि वो ये इसके पीछे का दर्शन ये था कि ये जो यदि उपले और ये लकड़ी नहीं होती, भगवान ने नहीं बनाए होते, तो हमारे घर का दिया चूल्हा नहीं जलता। तो हम लोग चौथा दिया जो रखते थे उस उपले वाले घर में रखते थे, जहाँ लकड़ी और कंडे रखे होते थे, उपले रखे होते, जिससे हमारे घर का चूल्हा जलता था। जब ये 4 जगह पे दिया रख दिया जाता था, तब 5वां दिया कहाँ रखा जाता था? अब 5वां दिया लक्ष्मी और गणेश जी के पास रखा जाता था, जिसके सामने बैठकर हम सब लोग पूजा करते थे। और तब हम बोलते थे कि प्रकृति के सहचर्य के साथ सभी के त्याग और समर्पण और जो सहचार और सहकार मिला है जीवन में जीने के लिए, उनको साथ ले करके हम भगवान माँ लक्ष्मी का प्रणाम करते हैं कि हमारा जीवन समृद्ध कर। ये हमारी संस्कृति थी, जिसको अब हम भूल चुके हैं। आज हम कहाँ पे? हम खाना बनाते हैं गैस चूल्हे पे, गोबर को भूल चुके हैं। दूध पीते हैं लेकिन गोबर को नहीं जानते। गौ माता को भूल चुके हैं। ऑर्गेनिक फूड की बात करते हैं कि एक तरह से केमिकल युक्त फूड हमें नुकसान करते हैं, वो भूल चुके हैं। तो गैस चूल्हे, गैस से बनी हुई रोटियां जब हम खाएंगे तो क्या होगा, ये आप अपने समझ सकते हैं। ये सब चीजें हैं कि जब तक हम इन सब चीजों को नहीं समझेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा के पीछे के तर्क, लॉजिक को नहीं समझेंगे, क्योंकि ये पूरे हमारी सभ्यता और संस्कृति और संस्कार में एक वैज्ञानिकता थी। इस वैज्ञानिकता के पीछे के अपने तर्क थे, और इन तर्कों के माध्यम से हम पूरे जीवन का आकलन कर लेते थे। समय तक का आकलन हम अपने संस्कार और संस्कृति से कर लेते थे। हम जब गांव में रहते थे तो मुझे याद है कि घड़ी किसी के पास होती थी। जब हम 4वीं 5वीं पढ़ते थे, हमारे बाबा थे जिनको सब लोग कक्कू कक्कू बुलाते थे। जब किसी को टाइम पूछना होता था तो बोलते थे कक्कू का टाइम होगा बघेली में, कक्कू क्या समय हो गया थोड़ा बताना।
कक्कू ऊपर की तरह, मैंने मेरे बाबा ऊपर की तरह आसमान की तरफ देखते थे और बोलते थे कि 3:05 हुआ अभी, और दुनिया की कोई घड़ी उनके बताए हुए समय को झुठला नहीं सकती थी। मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का डिफरेंस होता था। यदि कक्कू ने कह दिया कि 3:05 है तो 3:05 होता था। तो वो उससे पूछते थे सब लोग कि तुम्हें इतना टाइम कैसे पता है? तो बोले जब से हम पैदा हुए तब से इसी परछाई को देखकर, शैडो को देख करके, ये जो परछाई आगे पीछे खिसकती थी, इसी को देख करके हम टाइम का अंदाजा लगाते रहे। ये ऑब्जर्वेशन है, इसके पीछे वैज्ञानिकता थी। तो बोलते थे जब चांद नहीं निकलेगा, सूरज नहीं निकलेगा, परछाई नहीं आएगी। तो बोले कहीं ना कहीं परछाई नेचर में जरूर मौजूद होती है, देखने की दृष्टि चाहिए, और ये लगातार देखेंगे तो आप धूप हो, छांव हो, बारिश हो, आप समय का अंदाजा लगा सकते हो। उसके पीछे क्या एक तार्किकता थी। ये जंतर मंतर जो बने हैं भारत के 5 जगहों पर, इसके पूरे पीछे का कॉन्सेप्ट यही परछाई और जो अंकों का गणना और समय को बांधने का जो कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे की वैज्ञानिकता का राज जो है यही ऑब्जर्वेशन पद्धति। इसको आज हम भूल चुके हैं। अब हम आज तो कह रहे हैं कि वी आर द यंगेस्ट नेशन बट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, यंगेस्ट नेशन बट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अब इसको यदि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को पहले रख करके यंगेस्ट नेशन को यदि हम बढ़ा दें तो विजन 2020 जो हमारे हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो हमारी पूरी फिलॉसफी है, जो भारत सरकार चाहती है, वो भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप देख लीजिए, दुनिया में ज्ञान विज्ञान का बात चली हो तो चाहे व्याकरण की बात हो, पाणिनि से अच्छा व्याकरणाचार्य कोई नहीं हुआ, पतंजलि से अच्छा योगाचार्य कोई नहीं हुआ, आर्यभट्ट पूरे दुनिया को शून्य देकर चले गए, उसमें असीमित बना देते हैं। किसी भी सबसे छोटी इकाई, जिसको मैंने शुरू में कहा था, 12 महीने ले लीजिए, सुश्रुत ले लीजिए, चरक ले लीजिए, चाणक्य जैसे एकदम से इकोनॉमिस्ट और फिलासफर और पॉलिटिकल साइंटिस्ट दुनिया में नहीं पैदा हुआ कि एक सामान्य बालक को पूरे विश्व का नेता बना देता है और उसको चंद्रगुप्त मौर्य बना देता है। तो ये सब चीजें कहाँ से सीखनी है? ये चीजें भारत में पहले से विद्वान थी, आज भी विद्वान है। हमें इस इंडिजिनस नॉलेज को समझने की जरूरत है, उसको सजोने की जरूरत है। यदि हम इसको सजो लिए, समझ लिए, तो मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं अपने कुछ अनुभव से बताना चाहूंगा। मुझे चीन ने 2016 में एक बार बीजिंग यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया। ईस्टर्न स्टडी इंटरनेशनल वर्कशॉप था, जिसमें ईस्ट के सभी विद्वान पहुंचे थे। भारत से हम और जेएनयू के प्रोफेसर गए हुए थे, मुझे भी आमंत्रण मिला। तो जब मैं अपना सुन रहा था वहाँ कॉन्सेप्ट में बीजिंग यूनिवर्सिटी में, तो मेरे कान में, क्योंकि वो चाइनीज में कुछ लोग जब बोलते थे तो वो अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करता था, तो वो बताने की कोशिश करता था कि क्या है। पूरे 7 दिन के ये पूरा ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में मैंने पाया, जो एक कंक्लूजन निकाला और जो बैठक होती थी, डिस्कशन होता था, तो वहाँ के विद्वान, बड़े बड़े प्रोफेसर, साइंटिस्ट और जो बड़े बड़े लोग वहाँ आए थे, वो बोलते कि 1991 तक एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने के पहले भारत जो है चीन से बहुत आगे था। जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग आज बीजिंग में देख रहे हैं, ये नहीं थी। भारत हमें रास्ता दिखाता था। समय है मेरे पास अभी? अजय जी अभी टाइम है सर, आराम से बोलिए सर। ऐसा है 20 मिनट बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बस 5-10 मिनट। बोर तो नहीं हो रहे हैं आपके बच्चे? नहीं नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। तो ये जो है, तो ये मैं वहां पे ये निष्कर्ष निकाला कि जब डिस्कशन होता कि 1991 तक भारत चीन से आगे था, तो हम पीछे कहाँ रह गए। उन लोगों ने, आप बीजिंग यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बीजिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको टैगोर पब्लिक स्कूल मिलेगा, टैगोर चेयर मिलेगी, और मुझे इतने सारे बच्चे मिले चीन के, जो कोई भारत मुनि पे काम कर रहा है, कोई प्रेमचंद्र पे काम कर रहा है, कोई वाल्मीकि पे काम कर रहा है, कोई तुलसीदास का काम कर रहा है। और आज हम भरत मुनि को भूल गए हैं, 12 मीर को भूल गए, तुलसीदास को भूल गए। और वो बच्चे मुझे आके बोले, सर आई एम डूइंग रिसर्च फ्रॉम केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा,
Whenever I will visit India, sure I will try to meet you. और हम लोग भरत मुनि को भूल चुके हैं, सबसे बड़े नाट्य शास्त्र। फिर ये सब चीजें वहां पे हैं। अब उन्होंने ये भी स्वीकार किया पूरे मीटिंग में कि यदि होनयान और फाहयान जैसे बौद्ध भिक्षु बन करके हमारे यहाँ के लोग भारत में शिक्षा प्राप्त नहीं करने जाते तो शायद भारत की ज्ञान का प्रकाश चीन में नहीं आता, और जब चीन में नहीं आता तो हम वहां तक नहीं पहुंचे। अभी महाबलीपुरम के पीछे जब जी जिनपिंग आए थे, मोदी जी हमारे महाबलीपुरम में स्वागत किए थे, तो उसके पीछे एक रोचक कहानी है। वहां पर जो बोध, क्या नाम था, मैं बोधयान ऐसे वहां कुछ थे, वहां से वो बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए चीन गए थे 2000 वर्ष पहले, जिसके माध्यम से अपने यहाँ का पूरा एक जो आर्किटेक्चरल नॉलेज था उनके माध्यम से वहां पहुंचा और चीन में ज्ञान पहुंचा। तो ये सब चीजें थी जिसको हम भूल गए हैं और उन लोगों ने अपना लिया है। हमारे जो पुराने ऋषि हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके पूरे दर्शन उपनिषद पर वो अध्ययन कर रहे हैं, हम आजकल भूल चुके हैं, अध्ययन नहीं कर रहे। दूसरा चीज चालाकी चीन की, आप देखिए, मैंने उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीन कहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से एक दिन मीटिंग फिक्स की कि मैडम आई वुड लाइक टू मीट यू एंड लाइक टू हैव सम कोलैबोरेशन विद यू, इंडियन मीडिया एंड चाइनीज मीडिया। इतना बढ़िया क्लेवरली मैडम ने आंसर दिया हमारी मीटिंग में, कहा कि सर द ओनली प्रॉब्लम इज दैट चाइना कैन एक्सेप्ट एनी नॉलेज फ्रॉम एनी कंट्री, but whenever we are going to share the knowledge, China is not allowed to any other country to take our knowledge to their nation. चाइना जो है दूसरे के ज्ञान को उनकी भाषा में, किसी भी भाषा में ले सकता है, वहां जाकर पढ़ सकता है, लेकिन जब हम उनका ज्ञान जानना चाहें, उनकी तकनीक जानना चाहें, तो वो कह रही हैं मैडम जो डीन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन थी कि हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, तो वी आर रियली सॉरी, we cannot make any kind of collaboration with your university। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने तेज हैं। हमारे नॉलेज को हमें बुला करके फंडिंग करके तो ले लेंगे, लेकिन जब उनके नॉलेज देने की बात आएगी वो नहीं देंगे। ये सीधा सीधा वहां के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डीन का कहना। तो इस चीज को समझने की, दुनिया का एक अकेला देश है जो वन साइडेड नॉलेज लेता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह अपना आदमी जाके काम कर देगा। गूगल में मैं 2016 या 17 में गूगल कैलिफोर्निया गया, तो वहाँ पे आप माउंटेन व्यू, जहाँ गूगल का ऑफिस है कैलिफोर्निया में, वहाँ सबसे ज्यादा जो चेहरा दिखाई देता है वो इंडियन का दिखेगा आपको। ऐसे लगता है कि यहाँ भारतीय ही सब एकदम लीड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो चेहरे दिखाई देंगे वो चाइनीज दिखाई देंगे। तो चाइना हर जगह जाकर चाइना टाउन बना लेगा, लेकिन अपने यहाँ कोई इंडिया टाउन, अमेरिका टाउन नहीं बनाने देगा। वो फेसबुक और व्हाट्सएप आप वहाँ नहीं चला सकते हैं, लेकिन आप उनके सब टिक टैक जैसे जो है, जो ऐप है, भारत में धड़ल्ले से चल जाए। तो वन साइडेड जो बिजनेस का खेल खेला इसने, ये हमारा नॉलेज हमारे से ही लेकर के हमारे ही सर फोड़ देने वाली कहावत जैसा है। तो इस चीज को हमें समझना है कि नॉलेज टू वे होना चाहिए, और भारत हमेशा यही करता रहा है कि वो हमेशा अपने से साथ साथ दूसरे पे बांटने का फिलॉसफी, सिद्धांत पर काम करता है। फिर आप अमेरिका की बात कीजिए, कोलंबस भारत ढूंढने निकला, पहुंच गया अमेरिका। इंडियन ढूंढने निकला और अमेरिका ढूंढ निकाला, इसलिए वहां रेड इंडियन हो गए, और यहाँ रास्ता जिसने दिखाया उसको हम भूल गए। तो ये पूरी फिलॉसफी जो रेखाओं का समझने का फिलॉसफी थी, वो कहाँ से सीख गया कि आप इस दिशा में चले जाओ, सीधे चले जाओ, आपको एक नया देश मिल जाएगा, वहाँ रेड इंडियन मिलेंगे, यहाँ के लोग काले हैं, वहाँ के रेड मिलेंगे, लाल मिलेंगे। रास्ता भारत से पूछता है, भारत आया था ढूंढने, अमेरिका ढूंढ डाला और रेड इंडियन को ढूंढ डाला। तो इस तरह की चीजें तमाम बिखरी पड़ी है जो भारत के ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का परिचय कराती हैं, जिसको सिर्फ देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपनाने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये नया शिक्षा नीति जो है, इस मामले में एक बड़ी अच्छी पहल है। कम से कम एक बार पुनरावलोकन करने की जरूरत है, एक तरह से फिर से पीछे जाने की जरूरत, जा करके आगे बढ़ने की जरूरत है।
आप देख लीजिए भारत की संस्कृति, यदि हम कुछ नहीं, त्रेता द्वापर छोड़िए, 500-700 वर्ष पहले का जाइए, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ना जाने ऐसे कितने देश हैं। रामा मार्ग मिलेगा, हर घर के सामने यदि राजा का तस्वीर नहीं मिलेगा तो राम की मूर्ति मिलेगी। सुमात्रा वाली में चले जाइए तो रामायण के पूरे पात्र तो मिलेंगे ही मिलेंगे, नामकरण भी वही रहेगा, 1 महीने की रामायण खेली जाती है। बौद्ध भिक्षु जो हमारे अशोक के गए थे यहाँ से, बेटा बेटी संघमित्रा और अशोक के जो पुत्र थे, मैं नाम भूल गया, इन लोगों ने जो वहां पहुंचाया सब वहां मिलेगा। हम अपने इस चीजों को भूलते चले जा रहे हैं। एक तरह से हमारी फिलॉसफी, दर्शन, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान, जिसको हम टर्की से लेके जर्मनी, जर्मनी से लेके अमेरिका, सब जगह है। हम जब देखते हैं अमेरिका से, मैंने पूछा जो गूगल में जो हमारी टीम लीडर कर रहा था, क्योंकि मुझे बुलाया गया था अमेरिका में, स्पीच टू टेक्स्ट पे गूगल काम कर रहा था कि फोन पे आजकल आप बोल देते हैं जो कि वांट टू गो दिल्ली टू लखनऊ, आप मोबाइल ऑन कीजिए, स्पीकर ऑन कीजिए, दिल्ली टू लखनऊ आप लिख दीजिए। इस पे वो काम कर रहे थे। तो मुझे जब बुलाया गया गूगल में, तो हमने राहुल से पूछा, एक जो राहुल लड़का था, राहुल ठाकुर, इलाहाबाद का रहने वाला, IIT बॉम्बे में पढ़ा था, कि हम भाई बोले कि उससे राहुल से कि अमेरिका और भारत के ज्ञान में क्या अंतर है। तो बोला साहब अमेरिका जो है भारत के ज्ञान को कभी पा नहीं सकता। हम बोले भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, अमेरिका में काम कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी और आप इतने बढ़िया से चला रहे हो पूरे सिस्टम को, और बोल रहे हो भारत के ज्ञान को अमेरिका पा नहीं सकता। कैसे नहीं पा सकता, थोड़ा इसका कारण बताना। राहुल ठाकुर ने जो बताया, IIT बॉम्बे का पढ़ा लड़का, कि आप देख लीजिए सब 5 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सिटी बैंक हो, हार्वर्ड हो, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, कौन चला रहा है? हम बोला भारती। उसने 5-6 नाम धड़ाधड़ गिरा दिए। हम बोला कि आपने क्या, अमेरिका क्या पढ़ाता है ग्रेजुएशन में, पूरे कॉलेज में? वो पढ़ाता है कि बिल्डिंग में ईंटा कैसे रखा जाए, स्ट्रक्चर कैसे खड़ा करना है, लेकिन स्ट्रक्चर खड़ा कैसे होगा उनके पास वो दिमाग नहीं है। उसके लिए मैथमेटिक्स जानने की जरूरत है, उसके लिए फार्मूले की जरूरत है, और वो फार्मूला वही अच्छे से जान सकता है जिसको अलजेब्रा आती है, अर्थमेटिक्स आती है, ज्योमेट्री आती है, वही बता सकता है। और मैथमेटिक्स के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में, बनाने के मामले में दुनिया 70% पूरे ग्लोबल मार्केट में, वैश्विक बाजार में आज भी लीड करता है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये मैथमेटिक्स है। यदि सुंदर पिचाई टाइप से तमिल का पढ़ा हुआ व्यक्ति गूगल को लीड कर सकता है, तो उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स का लॉजिक, फार्मूला, कॉन्सेप्ट है, उसकी वजह से लीड करता है। क्योंकि यदि आप एक बार स्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे, आप कॉन्सेप्ट बना देंगे, मैप बना देंगे, तो बिल्डिंग तो कोई खड़ा कर सकता है। तो अमेरिकन सिर्फ इतना जानते हैं कि कॉन्सेप्ट यदि बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, तो उसमें ईंटें कैसे लगाना अमेरिका कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता। इसीलिए जिस दिन चाहे इंडियन इंजीनियर उस दिन अमेरिका को तबाह कर सकता है, क्योंकि इनकी साइबर टेक्नोलॉजी इतनी कमजोर है, इतनी ज़्यादा कमजोर है कि पेंटागन और WTC में आते हैं और हम अरबिक में बात करते हुए प्लेन उड़ा कर लाते हैं, उनको ध्वस्त करके चले जाते हैं और कहते हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी इतनी सशक्त है कि परिंदा भी जो है पंख नहीं मार सकता, क्या परिंदा भी नहीं मार सकता, पंख भी नहीं मार सकता इनके आसपास। और उसको जाकर 2 प्लेन आते हैं और पूरा WTC और पेंटागन उड़ा कर चले जाते हैं। खाका की टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो है भारत की है और इंडिजिनस है। जब तक उस लैंग्वेज में यदि हम जब चाहें तब इनको उड़ा सकते हैं, क्योंकि जो मैं कोडिंग करता हूं वो कोडिंग समझ नहीं पाएंगे। एलेक्सा की कोडिंग जो किया है वो सुधीर कुमार ने किया, रांची के IIT का पढ़ा व्यक्ति। यदि एलेक्सा जैसे कोडिंग को सुधीर कुमार जैसे लोग वहाँ चला सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं अमेरिका का नहीं, सिर्फ अमेरिका का नहीं, दुनिया का 70% सॉफ्टवेयर मार्केट में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए लोग यदि चला रहे हैं, तो उसके पीछे दिमाग है। इसीलिए मैंने बोला ये IT नहीं, इंडियन टैलेंट है, पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। इसको एक बार फिर से हमें देखने की जरूरत है। यदि हम देख लिए तो मुझे लगता है कि आधुनिकता के साथ साथ हमारी परंपरा भी अक्षुण्ण रहेगी और विकास भी अवरुद्ध होता रहेगा।
क्योंकि एक महान फिलासफर जो हुए हैं पश्चिम के, वो टी.एस. इलियट, उनकी एक किताब है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट उसमें लिखते हैं कि परंपरा के बिना आधुनिकता का विकास हो ही नहीं सकता। यदि परंपरा छोड़ करके हम आधुनिकता का विकास करेंगे तो वो विनाश की ओर ले जाएगी, क्योंकि परंपरा में जो है हमारा अनुभवजन्य ज्ञान भी जुड़ा होता है। परंपरा में अनुभवजन्य ज्ञान भी जुड़ा होता है, जो सिर्फ सिद्धांत पर आधारित नहीं होता, प्रयोग पर आधारित होता है। इसीलिए बोलते हैं कि दुनिया का सही मामले में सर्वांगीण विकास करना है, सर्वधर्म समभाव के माध्यम से विकास करना है, तो हमें परंपरा के साथ साथ आधुनिकता को अपनाना होगा, तभी सही और समुचित विकास हो पाएगा। नहीं तो जिस तरह से विकास, इस तरह का विकास अधूरा होगा। इसीलिए एक बड़ा अच्छा गाना हमारे यहाँ चलता था, अभी भी है, कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। तो जब इसके पीछे के मर्म के बारे में मैं जानने की कोशिश किया तो उसका मर्म ये था कि मेरे देश में इतनी सारी भाषाएं थी, विविधताएं थी, भाषा थी, संस्कृति थी, कल्चर थे, ज्योग्राफिकल एरिया थे, कि ऐसा देश में कोई कोना नहीं था कि जो अलग अलग ना हो। आप मिडल ईस्ट में चले जाइए, सिर्फ आपको सूखा मिलेगा, डेट मिलेगा और समुद्र मिलेगा। यूरोप में चला जाइए, ठंडा मिलेगा। भारत एक मात्र ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं पाई जाती है, अकेला दुनिया का, जहाँ सब तरह के फ्रूट्स उगते हैं। गेहूं उगता है, चावल उगता है, सेब उगता है, हमारा लौंग उगता है, इलायची उगता है, मसाले उगते हैं, सब चीजें होती है। और इसको बेच करके हम दुनिया से पैसा कमाते थे, और वो पैसा जो असरफियों के रूप में हम कमाते, जिसको सोमनाथ के टेम्पल में खिलजी लोगों ने, तुगलक लोगों ने लूट के चले गए। तो इसीलिए गाना बना था, ये जो हम यहाँ से इतना उपजाते थे, क्योंकि हमारी मिट्टी में सोना दबा हुआ है, ये विविधताओं से भरी हुई मिट्टी है, ये उपजाऊ मिट्टी है, जिसको जितना ही हम विस्तृत करेंगे उतना ही सोना आएगा। इसीलिए गाना बना था, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती। तो मुझे लगता है यदि इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए, भारत ज्ञान परंपरा को, भाषा, कला और संस्कृत माध्यम से, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश पुनः एक बार सोने की चिड़िया कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे मौका दिया।